नमस्ते हिंदुस्तान। नमस्ते वर्ल्ड। हम बलराम किसान हैं और आप हैं किसान पाठशाला पर। किसानों के लिए 2006 से अग्रणी हूँ। परिवार को थैंक्स कहूँगा जिन्होंने इतनी छूट दी कि आपके साथ आगे बढ़ता रहूँ। वो खुद भी साथ में आगे बढ़ रहे हैं। कई सारी कड़ियाँ बनाई हैं। यूट्यूब पर अगर आप आएंगे किसान पाठशाला चैनल पर तो 4000 से ज़्यादा वीडियो है। एक यूनिवर्सिटी टाइप आपको पूरा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। लगभग हर उस चीज को टच करने की कोशिश करी है जिसको मैं एग्रीकल्चर में सिंप्लीफाई कर सकूं। इसी कड़ी में आज का विषय है मृदा परीक्षण। हेलो, समझ में आ रहा है? मृदा परीक्षण, मिट्टी की जांच करानी चाहिए या नहीं, कराएं तो कैसे। मृदा परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। भारत सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड भी निकाले हैं। लगभग हर संभाग में एक मृदा परीक्षण लैब गवर्नमेंट की है या एक दो लैब किसी कृषि मित्र ने खोल रखी है ताकि किसानों की मिट्टी की जांच हो, उसकी हेल्थ का पता चले और फार्मर उस मृदा परीक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक अपने खेतों में फर्टिलाइजर डाले ताकि पौधा भोजन अच्छे से उठाए। आई एम करेक्ट? हेलो, पहले तो एक काम करो, आप जो मित्र नए जुड़ रहे हैं उनको पता नहीं होगा शायद, तो मैं फिर से बतला दूं। हेडफोन लगा लो, नोट पेन ले लो, बहुत मैंडेटरी है। अगर बलराम किसान का वीडियो देख रहे हो, किसान पाठशाला पे हो और अपने खेत का किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा करना है तो हेडफोन लगा के सुनना है और जो बातें अच्छी लगे उसको नोटपैड पे लिखना है। जो बातें ऐसा लगे कि बलराम को सजेशन करना है कि यहाँ पर और बेहतर किया जा सकता है, वो भी नोटपैड पर लिखना है और वो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट्स में डालना है। यस, मृदा परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। भारत के और भारत के बाहर के मैक्सिमम एग्रोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि मिट्टी की जांच कराइए। मिट्टी की जांच कराने में क्या आता है? 17 एलिमेंट है, उसके बाद पीएच है, उसके बाद टीडीएस है, उसके बाद कार्बन परसेंट है, उसके बाद ईसी है। 17 एलिमेंट के बाद भी ये कुछ चीजें आती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो है वो मुख्य पोषक तत्व है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर सेकेंड एलिमेंट है। द्वितीय पोषक तत्व है। कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, जिंक, आयरन, बोरान, ये जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसके आगे भी कुछ लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन पौधे को लगता है। इसके बाद में भी बहुत कुछ लगता है जो मिट्टी की जांच में नहीं आता है, जो एग्रोनॉमिस्टों की किताबों में नहीं है, जो सिलेबस में नहीं है, जो बीएससी एग्रीकल्चर करके बच्चे पढ़ के आ रहे हैं उनके सिलेबस में नहीं होगा। हुमिक एसिड, फुल्विक एसिड, पोटेशियम हुमेट, ये नए जमाने की जादू की डब्बियां हैं। पहले भी था, जैसे केचवे की विस्टा का लिक्विड वर्मी वॉश बहुत अच्छा खेत में काम करता है। जैसे केला, केले का पेड़ समझते हैं आप? केला खाने को जो आता है, बहुत सारे किसान जो नहीं लगाते हो उनकी बात कर रहा हूँ, जो केला लगाते हैं वो तो समझते हैं। केले का जो थड़ आता है उसमें एक तरह का पानी होता है। जब केला कट जाता है और जमीन खाली करना पड़ती है तो या तो खेत में पीसना पड़ता है या फिर उस थड़ को, जैसे गन्ना पेराई करते हैं और उसका रस निकलता है, ऐसे ही केले के थड़ को पीस करके उसका रस निकाला जाता है। वो सबसे अच्छा फर्टिलाइजर है, बहुत पोटास आता है। किसी भी फसल में उसको स्प्रे के रूप में काम में लिया जा सकता है, किसी भी फसल में उसको ड्रिप से नीचे ड्रेंचिंग के रूप में काम में लिया जाता है। तो ऐसे कई सारे पोषक तत्व हैं जिनकी हमें जानकारी होना चाहिए मृदा परीक्षण में। ये सारे एग्रोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर वो जानकारी होगी तो हम खेती अच्छे से कर सकेंगे। आई एम राइट?
सो मिट्टी की जांच आप में से कितने व्यक्तियों ने करवाई है? आपने? नहीं? हाँ, क्या? मिट्टी की जांच का कुछ सूत्र दिया है मार्केट में गवर्नमेंट ने, एग्रोनॉमिस्टों ने, कि फसल आने से पहले, फसल लगाने से पहले, जमीन की तैयारी करते समय, जमीन की तैयारी के भी पहले, लगभग पूरे भारत में एक एवरेजन टाइम फ्रेम है अप्रैल मई, 2 महीने। जब पुरानी फसल निकल जाती है, रोटावेटर कल्टीवेटर करके पलटू पलो करके अच्छी कड़क धूप खिलाते हैं। कड़क धूप खिलाने के बाद अलग अलग जगह से सैंपल लेते हैं। कई सारे सैंपल के तरीके बने हुए हैं, ऐसा करके 1-1.5 फीट तक जाता है, नीचे ऊपर मिडिल सारी मिट्टी लेते हैं। कोई कहते हैं कि 1 फीट नीचे की मिट्टी लेना चाहिए। धूप खिलाने के बाद कड़क जमीन हो जाए उस समय की मिट्टी का सैंपल लेते हैं, अलग अलग 8-10 जगह से सैंपल लेते हैं। 5 एकड़ से नीचे का 1 सैंपल बनता है, 5 एकड़ के ऊपर के 2 सैंपल बनते हैं। अभी जो मार्केट में चल रहा है वो मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूं, मृदा परीक्षण का सैंपल कैसे लेते हैं और क्या क्या चीजें आप लोगों को बताई गई है। शायद आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो भी जान लीजिए कि मार्केट में ये थ्योरी है। और जो मिट्टी परीक्षण की जांच कराओगे वह भी एक ये राइमिंग देंगे आपको कि एक ऐसा वी आकार का या फिर सिंगल पाइप डाल करके मिडिल नीचे ऊपर से सैंपल लो, अलग अलग जगह से उठाओ, उसको फेंटो, आधा फेंक दो, फिर फेंटो, आधा फेंक दो, और वो जो सैंपल बचे वो हमें टेस्ट के लिए भेजो अप्रैल और मई धूप का खेती करने से पहले। मतलब जून जुलाई में बारिश आती है, जब हम कोई सी फसलें लगाते हैं तो फसल लगाने से पहले मिट्टी की जांच करानी है। तो लगभग पूरे भारत में अप्रैल और मई में जांचें होती है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी अगर बोला हो तो रिवर्स करके सुनो, पोस्ट करके रुक कर समझो कि मैंने क्या बोला है। बाउंसर जाए तो पकड़ के नीचे लाओ, बहुत जरूरी है मेरी बातों को पकड़ना। ये राइमी पूरे भारत में चल रही है मिट्टी परीक्षण के लिए, इस तरीके से किया जाए और साल में एक ही बार किया जाए। और एक बार कर लिया तो पता नहीं कि 2-3 साल 4 साल अब वापस करवाना भी है कि नहीं। ठीक है, और आपकी मृदा परीक्षण रिपोर्ट में अगर आता है कि फास्फोरस ज्यादा है, पोटास कम है, नाइट्रोजन मध्यम है, तो जो ज्यादा है वो नहीं डालना है, जो कम है उसको डालना है, जो बराबर है उसको क्या करे पता नहीं है। ये लगभग इस तरह की मृदा परीक्षण की जांच होने के बाद हमें फेस करना पड़ता है। क्या लगभग ये सही बात है ना? तो सही चीज है कि मिट्टी की जांच कराओ, उसमें जो तत्व आ रहे हैं वो डालो, बाकी तत्व मत डालो। उसके साथ साथ एक कॉलम आता है कि हमारे खेत का बायोमास कार्बन % कितना है, हमारे खेत का पीएच कितना है, हमारी मिट्टी का पीएच कितना है, हमारे खेत की ईसी कितनी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी है, ये भी आता है उसमें। तो इनसे कोई सरोकार है, इनसे कोई ताल्लुक है? पीएच होना चाहिए 6.5, कार्बन % होना चाहिए 5, ईसी होना चाहिए नॉर्मल, जो बैक्टीरियल काउंट ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, लगभग 2 से 5 के बीच में। तो मैं जो पूछना चाह रहा था, मैं जो चर्चा करना चाह रहा था, ये जो राइमी बनी हुई है, क्या ये सही है? एक मिसिसिपी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर बॉब थॉमसन जिनका जीवन केवल पोटास के ऊपर गया है, पूरी जिंदगी इन्होंने पोटास में बिताया है। आप गूगल करेंगे तो इनके कुछ रिसर्च पेपर मिलेंगे, और पोटास की इन्होंने कुछ जानकारी निकाली और वो पब्लिश करी है। क्या जानकारी निकाली है? मिट्टी में अगर 100 किलो पोटास आपको मिला है तो उसका 92% पोटास अनअवेलेबल फॉर्म में है। एक साइंटिस्ट का रिसर्च पेपर है। इसमें लगभग
6% पोटास स्लोली अवेलेबल है और 2% पोटास रेडिली अवेलेबल है। ये पोटास की थ्योरी है जो आप मिट्टी की जांच कराते हो, उसमें जो पोटाश आता है। उदाहरण में बतलाता हूं कि आपने मृदा परीक्षण की जांच कराई है, मृदा परीक्षण की जांच में आपके खेत में पोटास आया 500 केजी प्रति हेक्टेयर, तो हो सकता है सामने बोल दे अधिक। अब मैं बात कर रहा हूं कि 500 केजी पर हेक्टेयर आया है, तो 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़, 2.5 एकड़, ठीक है। तो 5 भागी 2.5, तो प्रति एकड़ कितना आया, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, या वीडियो को रिवर्स ले जाकर देखोगे तो वापस मिल जाएगा। जो नए व्यक्ति हैं वो नीचे लाल कलर का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दें, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। तो मेरे वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे, निरंतर फ्री में। और बेल आइकन को दबा दे ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको एक सिग्नल आ जाए कि मेरा वीडियो अपलोड हुआ है। 500 केजी 2.5 एकड़, ठीक है। तो 500 केजी 2.5 एकड़ मतलब 500 भागी 2.5, तो 200 केजी प्रति एकड़ का पोटास है, ठीक है। 200 केजी प्रति एकड़ का पोटास है जो आपकी मृदा परीक्षण की जांच में आया। उदाहरण बतला रहा हूं। अब प्रोफेसर डॉक्टर बॉब थॉमसन का कहना है कि 92% पोटास अनअवेलेबल है, जो लागू नहीं होगा, वो फिक्सेशन में पड़ा है, जिससे पीएच बढ़ गया है या जमीन कॉम्पैक्ट हो गई है या वो नमी नहीं होने के कारण, बैक्टीरियल काउंट नहीं होने के कारण वो फिक्सेशन में पड़ा है। अब बचा कितना, 8%। तो 200 केजी प्रति एकड़ का पोटास पाया गया है, उसमें 8%, तो 100 केजी में 8 केजी, फिर 100 केजी में 8 केजी, तो आपके खेत में पोटास कितना है, 16 केजी। इस अवस्था में जब आपको मृदा परीक्षण की जांच आई है, उसमें दिखा है कि पोटास अत्यधिक है, और एक तरफ वहीं डॉक्टर बॉब थॉमसन कहते हैं कि पोटास इतने % अनअवेलेबल है। अब प्रोफेसर डॉक्टर बॉब थॉमसन को छोड़ दो, आपकी मृदा परीक्षण की जांच में आया है पोटास ज्यादा है। एक फार्मूला है, एक पेड़ पौधों के चलने की स्थिति है कि उनको किस अवस्था में क्या क्या लगता है, वो मैं बताने की चेष्टा करता हूं। पहली अवस्था बीज, दूसरी अवस्था उसका फुटाव और रूट डेवलपमेंट, तीसरी अवस्था उसकी ब्रांच, टहनी, पत्ते, बढ़वार, उसमें फ्लावरिंग आना, फिर अगली अवस्था बॉल सेट होना, फिर अगली अवस्था इसने मैच्योर्ड होना। ये 2-3 अवस्थाएं हैं। एक अवस्था अंकुरण होकर के बढ़ना, दूसरी अवस्था है ब्रांचेस फूल बोल आना, तीसरी अवस्था है मैच्योर्ड होकर के हार्वेस्टिंग होना। तो सबसे पहली अवस्था में कैसा फर्टिगेशन लगेगा प्लांट को, समझ में आ रहा है मैं जो बतला रहा हूं। पहली अवस्था में लगेगा NPK। 3 फर्टिलाइजर होते हैं, इसमें N लगेगा, P लगेगा, K हल्का सा दिया तो चलेगा, हल्का सा दिया तो चलेगा, वरना नहीं भी चलेगा। दूसरी अवस्था वेजिटेटिव ग्रोथ, रूट डेवलपमेंट, फूल फ्लावरिंग, पत्ते का डेवलपमेंट। फर्स्ट अवस्था ब्रांच और भगना। उसके बाद सेकेंड अवस्था, फर्स्ट अवस्था में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की हल्की फुल्की आवश्यकता है। फिर दूसरी अवस्था में ये जो बड़ा राइट था, अगर मैं बात करूं अच्छा देना मतलब ट्रिपल राइट, ठीक है। तो यहां पर मैंने पोटास को दिया सिंगल राइट, मतलब 3-3 सिंगल। अब यहां पर नाइट्रोजन को दे रहा हूं 2 राइट, फास्फोरस को दे रहा हूं 3 राइट, और पोटास को दे रहा हूं 2 राइट। ये कौन सी अवस्था है, एक उदाहरण में अगर दूं
कि 100% चीजों की बात कर रहा हूं तो 40 40 20, फिर आया 25 25 50। परसेंट वाइज में बता रहा हूं कि पौधे की अवस्था में मोटी मोटी फार्मूलेशन बतला रहा हूं कि खाद किस अवस्था में कैसे लगेगा। उसके बाद आएगा अगली अवस्था में फिर 10 30 60, मतलब यहां पर 1, यहां पर 1.5 और यहां पर 4 राइट आ गए। ये पूरे पौधे के जीवन काल में 3 एलिमेंट इस तरीके से लगेंगे। अब पोटास पहले दिन भी लगा, बीच में भी लगा, लास्ट में भी लगा, मतलब पौधा लगने से लगाकर लास्ट तक पोटास लगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। और आपने मृदा परीक्षण की जांच कराई जिसमें 200 केजी पर एकड़ आया है और आपके अच्छे एग्रोनॉमिस्ट ने बोला है या जिसने जांच करी उसने बोला कि पोटास इसमें आया है, ये डालना नहीं है। सारे रिसर्च पेपर, सारे एग्रोनॉमिस्ट, सारी यूनिवर्सिटियां यही बोलेगी कि मृदा परीक्षण में जो आया है वो नहीं डालना है या कम डालना है, जो नहीं आया है उसे डालना है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये पोटास आया है, अगर आपने केले की खेती करी है या मिर्च की खेती करी है या एक कोई सी फसल लेते हैं कि केले की खेती करी है, अब आप पोटास नहीं दोगे, केला पकेगा क्या? हेलो, या तो पोटास देना पड़ेगा मार्केट से खरीद कर, या हमें खेत में ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि जड़ों की कक्षा में बैक्टीरियल कॉलोनी से पोटास अवेलेबल कराया जाए। इसका मतलब ये कि पोटास देना पड़ेगा, यही ना कि हमारा पौधा पोटास उठाए, उसके लिए वहां कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। या तो आच्छादन करना पड़ेगा, उसमें ह्यूमस डालना पड़ेगा, उसमें गुड़ गोबर गोमूत्र डालना पड़ेगा तो बैक्टीरिया के तरीके से उठाए, या मार्केट से जाकर के 0060 लाकर डाले, या और हाईटेक हम फार्मर है तो 0050 लाकर डाले, हमारे जेब में पैसा ज्यादा है तो। पौधे को पोटास अवेलेबल कराना पड़ेगा ताकि वो खाए। कौन सी अवस्था वो आप समझो, देना पड़ेगा ना, तभी पकेगा। तो मृदा परीक्षण की जांच जो कहती है कि जो आता है वो नहीं डालना और जो नहीं आता है वो डालना, तो मृदा परीक्षण की जांच का मतलब है। इससे कितने भाई मेरे संतुष्ट हैं? हेलो, बहुत ही सोचने वाली बात है और ये विषय को लंबा खींच रहा हूं मैं ताकि आप तक पूरा अंदर उतर जाए। फास्फोरस अगर बोला गया कि फास्फोरस 1 हेक्टेयर में 700 केजी है, मतलब बहुत अच्छा है। फास्फोरस ज्यादा आया मतलब आप मान लो कि आपके खेत का पीएच बढ़ा हुआ आएगा। क्यों? फास्फोरस की प्रवृत्ति है कि 100 केजी फास्फोरस गया तो 20 केजी लगेगा, 80 केजी जाएगा फिक्सेशन में 80%, और ये 20 केजी लगेगा 28 से 30 दिन में और अगले 90 दिन तक लगता रहेगा। ये फास्फोरस की प्रवृत्ति है। अब आप डीएपी पिछले साल कितना डाले हैं, उसके पिछले साल कितना डाले हैं, एसएसपी कितना डाले हैं, या जिस जिस कंटेंट में फास्फोरस आता है 1261, फास्फोरिक एसिड 123216, 102626, इस तरह के जो भी एलिमेंट है जिसमें नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आता है, वो आपने साल भर में 1 एकड़ में कितना डाला है। ये जो आ रहा है ये वहीं से पैदा नहीं हुआ है, डालने के बाद ये जो 80% फिक्सेशन में जाता है ये वो है। उदाहरण में बतला रहा हूं, एसएसपी बैग पर पढ़ोगे P2O5 16%, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट 1846 तो ये जो बीच का 46 है ये फास्फोरस है। अगर आपने 1 एकड़ में केले की खेती करी है, उदाहरण दे रहा हूं, केला बार बार बोलता हूं, आपको लगे केला ही बतलाता है, मिर्च का बतलाता हूं। आपने 1 एकड़ में मिर्च की खेती करी है और मिर्च लगाने से लेकर मार्च अप्रैल तक हार्वेस्टिंग तक 6 बोरी 1 एकड़ में फास्फोरस डाल दिया।
1261 डाला, 00 मतलब फास्फोरिक एसिड डाला, या 05234 डाला, या 1846 जीरो डाला, मतलब जस्ट लाइक आपने डीएपी डाल दिया, ठीक है। तो ये जो भी फास्फोरस आपने डाला है, ये उदाहरण मानता हूं मैं कि 6 बोरी डाला, 6 बोरी मतलब 3 क्विंटल डाला, ठीक है, 300 केजी डाल दिया 1 एकड़ में। अब 300 केजी जो फास्फोरस डाला है, तो पहली बात तो ये कि 46% है, तो 100 केजी में 46, 100 केजी में 46, 100 केजी में 46, 6 6 12 6 18, 2 2 4 2 6 और 1 7, 78 केजी फास्फोरस आपके खेत में गया। बाकी का कितना गया 300 केजी में से, ये अंदाज पंचे दामोदर, हम खेती कर रहे हैं तो हमें पता नहीं, क्योंकि पेन कागज लेकर हम बैठे नहीं, या हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो बच्चे को हमने बोला नहीं कि भाई अकाउंटिंग कर ले, कि हमने 1500 रुपए दे करके 50 किलो का 1300-1400 डालना करना 1500, तो 100 किलो मतलब 300 किलो का हम बात करें तो 25 50 75 7,500 का 300 केजी डीएपी हमारे खेत में गया, और 7,500 का डीएपी जाने के बाद हमें मिला 78 केजी फास्फोरस, क्योंकि 46% है ना, कैलकुलेटर तो चलाना पड़ेगा ना। उदाहरण के लिए क्या रेट में गया, 7,500 भागित 78, 96 रुपए केजी का खाद हमने डाला, 96 रुपए केजी का खाद हमने डाला। बाकी का 222 केजी 222 क्या हमने डाला, हम खरीद कर लाए 7,500 में, हमने सोसाइटी वाले को, दुकानदार को पैसा दिया कि भैया कुछ ऐसी चीज मुझे दे दे जो मुझे पता नहीं है, और मेरे खेत में जाकर मेरे खेत की मिट्टी को कॉम्पैक्ट करे और मेरी लुटिया डुबो दे, ये पैसे पकड़ और मुझे खाद दे दे। समझ में आ रहा है मैं आपके दिल दिमाग को कहां पर लेके जा रहा हूं। ये 222 केजी क्या है, 46%, 78 किलो फास्फोरस आया। अब हिट समझो, ये जो 78 केजी फास्फोरस है, इसका मात्र 20% लगेगा, इसका भी 80% फिक्सेशन में जाएगा। मैं थोड़ा सा खींच खींच कर बताने में विश्वास रखता हूं। 78 गुणित 0.20 मतलब आपका 300 केजी आया, उसमें से 15 केजी 600 ग्राम फास्फोरस प्लांट लेगा 1 एकड़ में, और वो आपने 6 बोरी साल भर में डाला है, मतलब आपने मिर्च की फसल में 15 केजी 600 ग्राम लगाने से लेकर 6 महीने 7 महीने 8 महीने 10 महीने 12 महीने, जितना मिर्च का पीरियड आपने 6 गोनी डाला, 15 केजी 600 ग्राम उसको टुकड़े टुकड़े में मिला। 1 एकड़ में मिर्च अगर लाइन से लाइन 5 और पौधे से पौधा 1 फीट है, तो 9,000 पौधे आते हैं। कितने? 9,000 पौधे आते हैं, 9,000 9,000 पौधे आते हैं। ये 9,000 पौधों में 15 केजी 600 ग्राम फास्फोरस लगाने से लेकर 8 से 10 महीने की राइमी में मिल रहा है। तो मिर्च जो उत्पादन दे रही ना आपके यहां, वो सही दे रही है, क्योंकि उतना ही मिल रहा है। बाकी कहां जा रहा है? बाकी फिक्सेशन में जा रहा है। जो आपने मृदा परीक्षण की जांच करी उसमें आ रहा है, आपको देखना चाहिए कि मेरे खेत का पीएच 7.8 है क्या, 7.2 है क्या, 8.2 है क्या। ये पीएच कितना बढ़ रहा है, ये होना चाहिए 6.5, 6.5 पीएच होना चाहिए। ये 7 हो गया क्या, 7.2 हो गया क्या, 7.8 हो गया क्या, या 8.2 हो गया, या 9 पीएच हो गया, या 9.5 हो गया, या 8.7 हो गया, क्या हो गया? 7 हो गया या 7 के ऊपर हो गया पीएच। अगर ये पीएच बढ़ रहा है, मतलब हम जो भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं वो जमीन में फिक्सेशन हो रहा है, और मेरी जमीन कड़क हो रही है, हार्ड हो रही है, सॉफ्ट नहीं है, पौधा भोजन नहीं उठा रहा है। तो मृदा परीक्षण जांच में जो फर्टिलाइजर आता है, फिर वहीं से प्रश्न जहां से मैंने शुरू किया था, उसे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, और जो फर्टिलाइजर नहीं आता है उसे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। हमने जो मृदा परीक्षण की जांच कराई तो उसमें देखे क्या, और जांच कराएं कब। तो
इतनी जो मैंने रामायण गाई, इसका ये आशय आता है, समझ में आ रहा है? इसका ये आशय आता है कि मिट्टी परीक्षण की जांच में एक तो हम ये लाइन डिलीट कर दें कि जो आता है वो नहीं डालना है, जो नहीं आता है वो डालना है, कोई तुकबंदी नहीं है। मृदा परीक्षण की जांच में मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो समझा है, पीएच कितना है, कार्बन परसेंट कितना है, ये दो चीजें केवल याद रखो। और मेरे हिसाब से इन दोनों की ही जांच कराओ, बाकी फालतू की जांचें कराओ मत, पैसे लगाओ मत। पूरी जांच कराओगे 500 से 1000 रुपए के बीच में आपका एक मृदा परीक्षण रिपोर्ट का लगता है। हाँ, आपको एक बात और मैं बतला दूं, बी किसान ग्रुप भी जांच करता है। 75 875 38 222 मिट्टी परीक्षण की जांच किसी को भी कराना हो तो यहां पर सैंपल भेजकर करा सकते हैं। खैर, कराना क्या चाहिए, केवल कार्बन और पीएच। पीएच होना चाहिए 6.5 और कार्बन परसेंट होना चाहिए 5। ये अगर सही है तो आपका जो 100 केजी फास्फोरस डाला उसमें 80% तक लगेगा और मात्र 20% फिक्सेशन में जा सकता है या वो भी नहीं जाएगा। और जो मैंने बताया 28 दिन में लगना चालू होगा, वो 8 से 10 दिन में लागू होगा। एक और चीज आई है जो बी किसान ग्रुप कर रहा है, जो पूरे भारत में शायद वर्ल्ड में नहीं कोई कर रहा है, रिकवरी डे। हेलो, इसे लिखो। मृदा परीक्षण की जांच में ये मालूम होना चाहिए आपको कि रिकवरी डे क्या है। मैंने आज डीएपी अपने खेत में डाला, तो वो कितने दिन में रिकवर हो रहा है, बैक्टीरियल काउंट कितना है, उससे पता चलेगा कि 28 दिन में खाद लगना चालू होगा, कि 70 दिन में लगना चालू होगा, कि 10 दिन में खाद लगना चालू होगा। कार्बन परसेंट कितना है, उससे पता चलेगा कि मेरे खेत में खाद कितना लगना चालू हुआ। तो आप बी किसान ग्रुप के पास रिकवरी डे की जांच करा सकते हो। ये कहीं पर है नहीं पूरे भारत में, इसलिए मैंने बताया। तो अभी मैंने आपको ये समझाया कि पीएच 6.5 होना चाहिए और कार्बन परसेंट 5 होना चाहिए, तो आपकी मिट्टी स्वस्थ है और वहां पर बायोमास आच्छादन करके खेती करोगे और ह्यूमस चलाते रहोगे तो आपकी मिट्टी जीवंत रहेगी। हेलो, 75 875 38 222 ये मृदा परीक्षण का नंबर है, आप यहां करा सकते हो। समझ में आया किस चीज की जांच करानी चाहिए? खुद घर पे कर सकते हो मृदा परीक्षण की जांच, या सैंपल यहां भेज सकते हो। करानी कैसे चाहिए, खुद कर सकते हो मतलब थोड़ा सा बतला देता हूं। गहरी जुताई करके, पलटी पलव करके जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो गहरी जुताई करते हैं, हेलो, तो थोड़ी सी मिट्टी उठती है, ऐसे उड़ जाती है ना पलटी पलव करने से। तो जिस दिन हमने पलटी पलव किया उस दिन हम छोड़ करके एक थोड़ा सा नाप लेंगे कि जो हमारी जमीन बची और जिधर किया, तो 1 सेंटीमीटर ले जाकर इसको नाप लेंगे कि ये कितनी हाइट बढ़ी है इसकी। समझ में आ रहा है? जो हमारी जमीन थी उससे कितनी हाइट बढ़ी है, स्केल सेंटीमीटर लेकर नाप लेंगे। घर पर कैसे मृदा परीक्षण की जांच करो वो बतला रहा हूं। स्केल ले जाकर नापेंगे, अगर ये 10 सेंटीमीटर की हाइट बढ़ी है, अब जाना है 7 से 10 दिन में। 7 से 10 दिन में जाना है, जूते पहन के जाना है, खेत में चलते हुए जाना है और बीच में जाकर नापना है। अगर ये 50% से ज्यादा ढेपा नीचे गिरा तो हमारी मिट्टी का पीएच 6.5 है। समझ में आ रहा है? अगर ये 10% गिरा तो हमारी मिट्टी का पीएच 8 है। अगर ये 25-30% गिरा तो हमारी मिट्टी का पीएच 7 है। अगर ये 50% नीचे ढेपा बैठ गया तो आप जब पलटी पलव करोगे तो ढेपे कड़क होंगे, शाइन होंगे, चिकना होगा। दूर से दोपहर को निकलोगे तो वो जो पलटी पलव करने के बाद जो मिट्टी का चिकटपन आपको शाइनिंग रिफ्लेक्ट देगा, सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट देगा। हाथ लगाकर ऐसे उसको पीसोगे, मिट्टी को उठाकर ऐसे पीसोगे तो
चिकट चिकट होगा, मतलब pH 8 है, ऐसे हाथ में चिपक रहा है ना, चिकट चिकट हो रहा है मतलब pH 8 है। शाइनी चमक रहा है मतलब 7.8 या 8.2 या 8 pH है। पोटेंशियल हाइड्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है आपकी जमीन में। ये एक सरल तरीका है। और जूते पहनकर जब खेत में जाओगे तो खेत में चलते समय वो मिट्टी के ढेपे जो हैं वो अपने आप फूट रहे हैं क्या? जूते के पैर रखने से वो फूट रहे हैं क्या? अगर फूट रहे हैं तो समझ लो आपके खेत में बायोमास कार्बन परसेंट 1 या 1 से अधिक है। अगर पहले से फूटे हुए हैं तो 5 है। आपने पलटी पलव किया, आप 7 से 10 दिन के बाद गए, जो पलटी पलव करने के बाद ढेपे रहते हैं वो पहले से फूट गए हैं, पूरा वापस जमीन का जो लेवल था वो बराबर है। रेतीली होगा तो बराबर होगा, लेकिन काली मिट्टी, पीली मिट्टी, इनमें जो मैं बात कर रहा हूं अगर वो बराबर है तो आपके जमीन में 1% 2% से ज्यादा कार्बन परसेंट है। अगर पैर रखने से फूट रहे हैं तो 1% है। पैर रखने से फूट नहीं रहे हैं ढेपे, वैसे के वैसे कड़क थे जैसा छोड़ा था, तो 0.2% कार्बन है, 0.3% कार्बन है। चलते चलते टक्कर लगने से फूट रहे हैं तो 0.5% कार्बन है। ये कार्बन परसेंट सिंपल सी थीम है। आगे थोड़ा सा अंदर जाओ, उसके बाद जो ढेपे हैं उन ढेपों को जूते पहन के जाना है, बिना जूते पहन के नहीं। पलटी पलव करने के बाद, पलटी पलव ट्रैक्टर के पीछे 2 ही कंगे आते हैं जो मिट्टी पलटते हैं, गहरी जुताई होती है उनसे 10 से 12 इंच तक का गहरा जाता है। तो पलटी पलव करने के बाद में जब आप अंदर जाओगे तो उस ढेपे को किक मारना है 7 दिन बाद। किक समझकर मारना है। अगर आपको लग रहा है कि ढेपा खड़क है तो किक मत मारना, स्लो मारना, समझ लेना कि पीएच बहुत बड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मैं ट्राई कर सकता हूं तो किक मारना है, पुश करना है। पुश करने से ढेपा पूरा फूट गया, मतलब हमारी जमीन का पीएच 7 पौने 7 है। पहले से फूटा हुआ है तो 6.5 है। पूरा रेत होकर बिखर गया तो 6.5 से नीचे है। सिंपल से थीम, खुद घर पर पीएच कैसे जांच करो। समझ में आया? कहीं मृदा परीक्षण जांच कराने की जरूरत नहीं, पीएच खुद घर पर जांच करो। हेलो, कार्बन कैसे जांच करोगे घर पे? सैंपल निकालना पड़ेगा, उसके लिए कम से कम 5 एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ की भी जांच कर सकते हो। कम से कम 5 एकड़ आइट साइड से, आजू बाजू से 4-4, 5-5 फीट जगह छोड़नी है। बीच में से जो अल्टी पल्टी कल्टी करके जो जगह आपने तैयार करके रखी है, या खेती जो हो रही है वहां से भी मैं बतलाऊंगा। अलग अलग जगह से 8-10 जगह से सैंपल उठाना है। टीवी में, किताबों में बहुत सारे तरीके हैं, मुझे पता नहीं, जो मैंने ट्राई किया है वो मैं बतला रहा हूँ। जो अल्टी पल्टी कल्टी करके रखा है या वैसे ही जमीन है, ऊपर 4 इंच का हटाना है, 1 मुट्ठी उठाना है, झोले में डालना है। थोड़ा आगे चले गए, ऊपर 4 इंच हटाना है, 1 मुट्ठी उठाना है, झोले में डालना है। ऐसे रेंडमली अनेक अनेक कई जगहों से आपने सैंपल उठाया है, तो एक 5 एकड़ में से लगभग 3 से 4 केजी का सैंपल निकलेगा। अभी ये सैंपल आपका मिट्टी का झोले में आया है, घर पे ले जाओ, आश्रय में ले जाओ, छांव में इसको बिखरा दो। देखो इसके अंदर बड़े पत्थर, बड़ी लकड़ी के टुकड़े, बड़े लोहे लंगर, बड़ा प्लास्टिक कुछ हो तो उसको अलग कर दो। अब ये जो आपने लाया है सैंपल 4 किलो, इसमें कपड़े में लपेटकर लकड़ी से कूट लेना है ताकि थोड़ा सा फुटर जाए। और अगर गीला है, नमी है तो छांव में सुखा देना है, छांव में सुखा देना है। सुखाने के बाद इसको फेंटना है, फेंटना है, फेंटना है, फेंटना है, फेंटना है, फेंटना है। आधा मिट्टी वापस खेत में डाल देना है। फिर ये जो बचा 2 किलो, इसको फेंटना है, फेंटना है, फेंटना है, फेंटना है, फेंटना है। फिर आधा मिट्टी जो है इसको वापस खेत में डाल देना है, मतलब बचा 1 किलो। फिर इसको फेंटना है, फेंटना है, फेंटना है, फेंटना है। फिर जो आधा बचा उसको खेत में फिर डाल देना है, मतलब 500 ग्राम। फिर इसको फेंटना है, फेंटना है, फेंटना है, फेंटना है, फेंटना है। फिर जो आधा बचा इसको खेत में फिर डाल देना है। तो आपके पास जो पूरी मिट्टी थी उसमें 250 ग्राम मिट्टी, 200 ग्राम मिट्टी बचेगी। यह आपको कोरियर करना है मृदा परीक्षण जांच के लिए 7587538222। ये बी किसान ऑफिस का नंबर है। आप गूगल पे जाएंगे, बी किसान स्मार्ट फार्मिंग डालेंगे तो आपको मध्य प्रदेश इंदौर संभाग में बड़वानी जिला है, उसके पास तलून एक गांव है छोटा सा, वहां का एड्रेस आएगा। या किसान पाठशाला लिखेंगे तो भी एड्रेस आ जाएगा।
तो ये 200-250 ग्राम सैंपल वहां पर भेजना है मृदा की जांच करने के लिए। या खुद घर पे जांच कर रहे हो कार्बन परसेंट क्या है, तो यही सैंपल काम में आएगा। समझ में आया सैंपल कैसे निकालना? हेलो, आगे बढ़ता हूं। ये जो आपने 200-250 ग्राम सैंपल लिया है, इसको एक कांच के ग्लास में डालेंगे। कार्बन परसेंट कैसे घर पे जांच करें वो बतला रहा हूं, पीएच मैंने बतला दिया, एक और तरीका है वो भी मैं बतलाऊंगा। इसमें ये लगभग 100 सेंटीमीटर का ग्लास है, मैं मान रहा हूं, माना कि आपके पास जो ग्लास हो वो लेना, मैं उदाहरण बता रहा हूं। इसमें 30% मिट्टी डालना है जो आप सैंपल लेके आए हो। कितनी? ये ग्लास को 30 सेंटीमीटर तक मिट्टी डालना है, 70 सेंटीमीटर पानी भरना है। समझ में आया? अब इसको लकड़ी डालकर हिलाना है, फेंटना है, फेंटना है, फेंटना है, फेंटना है, फेंटना है, हिलाना है। हिलाने के बाद आपको लगे कि यह हिल गया है, घुल गया है, मिल गया है, तो फिर वो लकड़ी निकाल दो और एक 30 मिनट के लिए छोड़ दो। हेलो, जब हम इसको फेंटेंगे कांच के ग्लास में, तो ये पूरी मिट्टी जो 30% है ये घुल जाएगी। लकड़ी निकाल दो, आधे घंटे के बाद इसको देखना है, जो उसके पहले नहीं देखना है। क्या समझ में आएगा आधे घंटे में? नीचे कंकर पक्कर, कंकर 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 ठोस पदार्थ मिलेगा, उसके बाद एक कीचड़ जैसा कुछ मिलेगा। कीचड़ 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 कीचड़, पूरा कीचड़, आर पार नहीं दिखेगा। फिर उसके ऊपर हल्का कीचड़ दिखेगा, जो आर पार देखने की चेष्टा करोगे दिख जाएगा। उसके ऊपर थोड़ा सा नम दिखेगा, जो दिख जाएगा आर पार। उसके ऊपर क्लीन रहेगा। इस तरह का कुछ गाद की लेयर बन जाएगी। ज्यादा देर के बाद देखोगे तो डायरेक्ट यहाँ गाद गाद के ऊपर क्लीन मिल जाएगा और नीचे कंकर पत्थर रहेगा, लेकिन लास्ट में यहाँ पर कुछ काला कचरा, 1-2 बिन की कुछ तैरता हुआ दिखेगा ऊपर छत पे। हेलो, हेडफोन है, नोट पेन है, समझने की चेष्टा करो। जीवन में एक ही बार समझना है, कभी दुकानदारों को, मृदा परीक्षण वालों को पैसे देने की आवश्यकता नहीं, खुद घर पे जांच कर लोगे। मेरी खुद की सॉइल टेस्ट लैब है, लेकिन वहां पर भी आपको सैंपल भेजने की आवश्यकता नहीं, घर पे जांच कर लोगे। व्यस्त हो तो भेजो, 75 875 38 222 अमन आपका फोन रिसीव करेगा और सैंपल ले लेगा। अब आपको क्या करना है, स्केल लगाना है, फिट। यहां से लेकर यहां तक ये जो काला कचरा दिख रहा है, ये कितना सेंटीमीटर का है? हेलो, 100 सेंटीमीटर का ग्लास है। अगर आधा सेंटीमीटर काला कचरा है, तो हमारे खेत का कार्बन परसेंट क्या है? हेलो, 0.5। अगर ये काला कचरा 1 सेंटीमीटर का है, तो हमारे खेत का कार्बन परसेंट क्या है? 1। सिंपल सी विधि है जो घर पर आप जांच कर सकते हो। और ये मृदा परीक्षण की जांच आपको कब कब करनी चाहिए? जब आपकी फसल लगी हो, जब आप फसल लगा रहे हो, जब आपकी फसल कार्य कर रही हो, आउटपुट दे रही हो, और जब आपकी फसल निकल रही हो। कम से कम 4 अवस्थाएं। ये समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो या रिवर्स करके फिर से देख लो। ये बहुत काम में आने वाला है कि कार्बन परसेंट कैसे चेक किया जाए घर पे। आगे बढ़े? या पता है मुझे क्या फील आ रहा है? ये मेरा भारत का किसान जो है ना, मेरे साथ बैठा है, मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, रात दिन पता नहीं, कभी भी यूट्यूब ओपन करता है, हेडफोन लगाता है, मुझे सुनता है। 100% मुझे यही फील आती है जब जब मैं आपके साथ आता हूँ। मुझे ये फील नहीं आती कि मैं कैमरे के साथ हूँ, मुझे ये फील आती है कि मेरे भारत के किसान के साथ हूँ, मेरे फार्मर के साथ हूँ, मेरे भाई बंधु सखा के साथ हूँ, मेरे स्टूडेंट के साथ हूँ, जो बच्चियां अभी बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ के निकली है, मेरी बहनें उनके साथ हूँ, जो ब्रदर अभी पास आउट होकर निकले हैं, जिनको ये पता है कि बाहर निकलने के बाद किसी पेस्टिसाइड कंपनी के यहाँ नौकरी करना है जाकर। उन्हें ये नहीं पता है कि मुझे मेरे खेत में आज गेहूं बोना है तो 1 एकड़ में कितने गेहूं का दाना लगेगा।
मैं उन ब्रदर को देख रहा हूं, मैं उनके साथ में हूं। तो मेरे साथ बने रहो, और अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को देखते देखते ही शेयर कर दो। आपने अभी तक नीचे लाल बटन नहीं दबाया तो उसे टैग करो। समझ में आया? यहां तक कार्बन कैसे चेक करना, पीएच कैसे चेक करना। एक पीएच चेक करने की स्ट्रिप आती है, मेडिकल पर मिलेगी, सिंदूरी कलर की, एक 100 रुपए की डिब्बी आएगी जिसमें बहुत सारी स्ट्रिप आएगी। आपके खेत की मिट्टी लो, उसी खेत का पानी, जो पानी आप चला रहे हो उसको कीचड़ बनाओ, कीचड़ बनाकर एक आधा घंटा रखो, उसमें वो स्ट्रिप लगाओ कीचड़ वाले पानी में, उसका पानी सूखने दो, सिंदूरी कलर का आएगा। वो स्ट्रिप का कलर जो भी चेंज हो, उस डिब्बिया के साथ में कलर कोड आएगा कि इसका पीएच क्या है, वो लगाओ। वो कलर चेंज होगा, थोड़ा एक आध मिनट के बाद वो सूखेगा तो कलर चेंज होगा, तो वो दिखेगा कि ये 7 पीएच है, 8 पीएच है, क्या है। ये आपके खेत का पानी और आपके खेत की मिट्टी का जो मिलने के बाद का उस कीचड़ का पीएच बनता है, वो बतलाएगा। ये भी एक आसान प्रक्रिया है, आप चेक कर सकते हो। अब मृदा परीक्षण कराना कब चाहिए? गर्मी में कराएं, उस तपती धूप में, जब हमने पलटी पलव किया, सारे बैक्टीरिया मार दिए, कार्बन हवा में उड़ गया। हेलो, मृदा परीक्षण कब कराते हो आप? आपने कभी कराया है? जिन जिन ने कराया है वो थोड़ा ध्यान देकर सुनो, समझो। हाँ, आप ही को बोल रहा हूं मैं। कराया है ना? तो कब कराया था? अप्रैल में, मई में? मई में कराया था, अप्रैल लास्ट में कराया था मृदा परीक्षण की जांच, जब चिलचिलाती धूप थी, जब सैंपल लेने में हाथ में जल रहा था। उसमें कार्बन क्या आएगा? धूप में ज्यादा धूप लगती है, हवा चलती है, कार्बन ह्रास होता है, उड़ जाता है। बायोमास कार्बन उसको कहते हैं जो आखिरी अवशेष, अब इसको पीसने के बाद ये खत्म, काला कचरा। तो उस समय क्या आया होगा पता नहीं। खैर, 12 महीने हैं कैलेंडर के हिसाब से, बलराम किसान कहता है 13 महीने हैं कुदरत के हिसाब से। 28 दिन का एक महीना होता है, 365 दिन में 13 महीने होते हैं। चंद्रमा और पूर्णिमा को लेकर चलो, प्रकृति को लेकर चलो। महिलाओं की माहवारी 28 दिन की होती है। समंदर में पानी का उतरण और भरण 28 दिन की साइकिल, 14-14 दिन की साइकिल पे होती है। आपके जेब में जो मोबाइल फोन है, हेलो, उसका रिचार्ज 28 दिन के महीने का होता है। एक साल में 13 महीने होते हैं। लिख लो, छपवा लो। समझ में आ रहा है? 52 सप्ताह होते हैं। 7 दिन का ही एक महीना मान लो, या मैक्सिमम 4 सप्ताह का एक महीना मान लो, इससे ज्यादा मानना बंद कर दो। ये कुछ तो भी 12 महीने, एक कोई 28 दिन का महीना आ गया, कोई 30 दिन का महीना आ गया, कोई 31 दिन का महीना आ गया, साइकिल ही नहीं जम पाती है। 28-28 दिन के सारे महीने होते हैं। तो मृदा परीक्षण की जांच आपको कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 बार करानी ही चाहिए। जैसे कोई भी फसल हम लगा रहे हैं, जमीन की तैयारी, गर्मी सर्दी बारिश छोड़ दो, गेहूं बोने से पहले करा लो, गेहूं निकल गया जब करा लो, गेहूं चल रहा है तो गेहूं बोने के बाद में, अगर गेहूं की फसल 5 महीने की है तो गेहूं बोने से पहले एक, गेहूं बोने के 2 महीने बाद, गेहूं बोने के 2 महीने बाद, और गेहूं निकलने के बाद। 4 बार हो गई। पीएच और कार्बन 2 ही चीज टेस्ट करना है, इसके अलावा कोई टेस्ट करने की, ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हो तो रिकवरी डे। हेलो, पीएच क्या है, कार्बन परसेंट क्या है, 1, 2 और तीसरा रिकवरी डे। इन दोनों की जांच कराओगे 100-150 रुपए में हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कहीं भी पूरी दुनिया में किसी को सैंपल भेजोगे तो आप यहीं भेज दो अमन को। रिकवरी डे की जांच थोड़ी महंगी है, साल में एक बार कराओ। पूरी पोथी की जांच कराओगे 500, 1000 रुपए, 700 रुपए पड़ेंगे, जरूरत नहीं है उसकी। यहां पर आप ये जानो कि जो आपने फसल लगाई है, मिर्च, केला, पपीता, अंगूर, अनार, जाम, नींबू, सीताफल, कोई सी भी फसल हो, तो फसल लगाने से पहले अगर आपकी जमीन का पीएच 7 आया, अब उदाहरण में दे रहा हूं, एक साल में अगर 3 महीने बाद कराया फिर 7.2 आया, फसल खड़ी है, उसमें ड्रिप का पानी चल रहा है, फ्लड का पानी चल रहा है, तो गीले में से सैंपल उठा लो, सैंपल उठाकर सुखा लो, सुखाकर मिक्स करो। जैसे ये 5 एकड़ है, इस 5 एकड़ में अलग अलग जगह से कहीं से भी सैंपल उठा लो। बेड है तो बेड के साइड से
नीचे से नहीं, जहां नमी है, कीचड़ है, वहां का सैंपल उठाओ। ये सैंपल उठा करके आपको सूखे छांव में सुखाना है, फिर मिक्स करना है। मैंने जो प्रक्रिया बताई उसका 200 ग्राम सैंपल 75,875 पर फोन करके भेजना है अमन के पास। तो पहली बार जांच कराई 7 pH आया, बाद में जांच कराई 7.2 आया, तीसरी बार जांच कराई 6.8 आया। तो हमें ये एनालिसिस होगा कि मैं जो खेती कर रहा हूं, खेती करते करते जो मैं फर्टिगेशन के तरीकों को एडॉप्ट करके फर्टिलाइजर दे रहा हूं, उससे मेरी खेती का जमीन, मैंने फसल लगाने से पहले जांच करी थी तो 7 था, फिर बीच में 7.25 हुआ, फिर बाद में 6.25 हुआ। तो आप डायरी तो मेंटेन कर रहे हो ना कि क्या फर्टिलाइजर डाल रहे हो, तो आपको एनालिसिस होगा। जो नहीं मेंटेन कर रहा है उनको तकलीफ आएगी कि आप खेत में कितना पैसा लगा रहे हो, कितना खाद कब डाल रहे हो। तो ये एनालिसिस है। और जब फसल निकली, फिर आपने जांच कराई, पता चला कि पहले 7 था, फिर 7.5 हुआ और फसल निकलते तक 8 हो गया पीएच। मतलब आपको जो गाइडलाइन देने आ रहा है मेरा मित्र, मेरा साथी, गाइडलाइन मेकर जिस पे आप भरोसा कर रहे हो, उसकी गाइडलाइन कहीं ना कहीं गलत दिशा में है, क्योंकि आपकी खेत का पीएच बढ़ते जा रहा है। अगर आपके खेत का पीएच 7 था और ये रिवर्स होकर 6.5 पे आ गया और स्थिर है, मतलब जो आपको गाइडलाइन दे रहा है वो सही दिशा में सही से गाइडलाइन दे रहा है, और आप कम से कम फर्टिलाइजर डालकर पौधा ज्यादा से ज्यादा अपटेक करेगा और उत्पादन हेल्दी देगा, आपकी फसल बोलेगी। तो मृदा परीक्षण की जांच कम से कम 3 टाइम और फसल निकलने के बाद फिर एक चौथे टाइम कराना चाहिए। उस समय पता चले 8 पीएच आया तो आपको समझ में आएगा कि आपने पूरी राइमी जो करी है उसमें अगली फसल में क्या सुधार किया जाए। आप ये रिपोर्ट को लेकर के जिसको भी आप ज्ञानी मानते हो उसके सामने जा सकते हो कि ब्रदर मैंने ये 1 2 3 4 4 बार जांच कराई है और मैं जो खेती का तरीका अडॉप्ट किया है उसमें मेरी जमीन सुधर रही है, बिगड़ रही है या वैसे ही स्थिर है। या बलराम किसान तो आपके साथ है ही, कस्टमर केयर है 9425738222, वहां पर आप जांच भेज करके डेटा ले लो कि ये मेरे साल भर की 4 रिपोर्ट्स है। अमन को भेज सकते हो 75,875,38,222 पे कि इस साल मैंने जो फसल लगाई थी, फसल लगाने से पहले, फसल लगी हुई है जब, फसल चल रही है जब, और फसल निकलने के बाद 4 बार मृदा परीक्षण मैंने कराया, पीएच और कार्बन तो ये आया, और मैंने इस फसल में ये फर्टिगेशन किया। ये जो कंपैरिजन चार्ट आएगा उस चार्ट के हिसाब से बलराम किसान आपको गाइड कर पाएगा कि अगली फसल में क्या करना चाहिए, कौन सा तरीका एडॉप्ट करना चाहिए। आप खुद ही दिमाग लड़ा लोगे, थोड़ा सा हम क्लू देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फर्टिलाइजर कम करें, ये फर्टिलाइजर ज्यादा करें, या ये फर्टिलाइजर को निरंतर रखें। कब करानी चाहिए, कितनी बार करानी चाहिए, समझ में आया? हेलो सर, पकड़ रहे हो कुछ मेरी बातों को? 13 महीने में कम से कम 4 बार मृदा परीक्षण की जांच होनी चाहिए। जिनकी साल भर की फसलें हैं, जिनकी 6 महीने की फसलें हैं, उनकी 6 महीने में 4 बार मृदा परीक्षण की जांच होनी चाहिए, या खुद ही घर कर लो, घर पे किट ले आओ। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। अगर पीएच और कार्बन टेस्ट करना है तो लगभग 150-200 रुपए में ये टेस्ट होता है। आप जहां रहते हो वहां नजदीक जो मृदा परीक्षण जांच रिपोर्ट हो वहां पूछ लो, या फिर 75,875 अमन को सैंपल भेज के पूछ लो। छोटी छोटी सी बातें हैं, इन बातों को पकड़ने की चेष्टा करो। मिट्टी की जांच अत्यंत आवश्यक है, लेकिन मैंने कब करानी चाहिए, क्या करानी चाहिए। जिन मित्रों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है खेती में, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या दिक्कत है, तो अपने खेतों का वीडियो बनाकर भी भेजें। वो पूरे 17 एलिमेंट की जांच कराए, मेरे से पर्सनल टाइम लेकर के चर्चा करे कि बलराम भाई मेरी खेती तो हो ही नहीं रही, कॉटन है या मिर्च है या कपास है या केला है या गन्ना है, पपीता है, मैं थक गया हूँ। पिछले साल का जो भी डेटा हो वो मुझे भेजो। अमन आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, एक फॉर्म भेजेगा, उस फॉर्म में आपकी सारी डिटेल्स लिख लो। पुरानी जो फसल में आपने जो फर्टिगेशन किया, बिना डिटेल्स के मैं आपको गाइड करूंगा कैसे, समझ रहे हैं? जिन किसान मित्रों को लग रहा है कि उनकी फसल सपोर्ट ही नहीं कर रही है, उनके फार्म सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो पूरी 17 एलिमेंट की एक बार जांच करो, बाद में जरूरत नहीं है। बहुत सारे फार्मूले ऐसे हैं जिसमें मृदा परीक्षण की जांच की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बार क्या होता है कि जब आपको पंच हो गया कि नहीं मेरे खेत से गड़बड़ी आ रहा है, तो एक बार जांच कराओ, वो पूरे डेटा मुझे दो। वरना नॉर्मल चल रहे हो तो केवल पीएच और कार्बन की जांच कराओ।
और बहुत ज्यादा तकलीफ है, आउटपुट बन ही नहीं रहा है, कर्जे में गड़ते जा रहे हैं, तो सॉइल ऑडिट कराना है। बी किसान ग्रुप एक स्पेशल लेके आया है जो पूरे भारत में सप्लाई हम दे रहे हैं, सॉइल ऑडिट। पिछले 3 साल का डेटा, आगे क्या करना है बलराम किसान खुद आपको गाइड करेंगे। लगभग उसका 1500 रुपए प्लस चार्जेस है, या शायद 2500 होगा, अमन आपको बताएगा। आपकी सॉइल की पूरी एनालिस्टिक होगी, फसलों की एनालिस्टिक होगी, आगे कौन सी फसल लगा रहे हो आपको उंगली पकड़ के चलाने की कोशिश करेंगे। लगभग शायद वो 2500 का होगा वो पैकेज, पता नहीं, अमन बताएगा आपको। उसको सॉइल ऑडिट बोलते हैं। पुरानी हिस्ट्री और नए डेटा आपको देंगे। वो BFS सर्टिफिकेट, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर का डोसेज आपको मिलेंगे कि आप जो फसल लगा रहे हो उसमें किस दिशा में आगे बढ़े। बहुत सारी फसलों का हमने ले लिया है, बहुत सारी फसलें छूटी हुई है, तो जो फसलों में हम अभी गाइड नहीं कर पा रहे हैं उसमें थ्योरिकली जो मेन टिप्स होंगे वो दे देंगे। जिन फसलों को हम 100% गाइड कर पा रहे हैं उनको उंगली पकड़कर आपको चलाएंगे, जैसे केला, गन्ना, पपीता, अनार, कॉटन। ये कुछ फसलें ऐसी है जिनको हम 100% गाइड कर रहे हैं। बाकी जो फसलें हम नहीं गाइड कर रहे हैं उनमें आपको थंब रूल दे देंगे। समझ में आया? बी किसान ग्रुप में जांच कितने प्रकार की है? एक केवल पीएच और कार्बन, और पानी का पीएच और TDS। दूसरी 17 एलिमेंट टोटल। तीसरी रिकवरी डे। चौथी सॉइल ऑडिट। 4 तरह की जांच होती है, जिसमें आपको ये मैंडेटरी है हर 3-3 महीने में कराना चाहिए, या एक फसल में 4 बार कराना चाहिए, और रिकवरी डे साल में 1 बार मैंडेटरी है। ये 2 चीजें कराइए। 17 एलिमेंट बहुत तकलीफ है तो, और सॉइल ऑडिट बहुत जरूरत से ज्यादा तकलीफ है तो ऐसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये सारी जांचें अमन आपको करके देंगे, आपको गाइड करेंगे। ओके, बी किसान ग्रुप आपके साथ है, और रिकवरी डे वर्ल्ड में कोई नहीं कर रहा है, केवल बी किसान ग्रुप कर रहा है, जिससे पता चले कि आपके खेत में जो फर्टिलाइजर आपने डाला वो कितने दिन में कैसे रिकवर हो रहा है। अब एक सिंपल सॉल्यूशन देता हूं। कुछ भी हो आपके खेत में, कुछ भी जांच आए, थंब रूल, या आपके पास पैसा नहीं है मिट्टी परीक्षण की जांच कराने के लिए, और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि घर पे कैसे जांच करें और उसको क्योर कैसे करें, उसको मैनेज कैसे करें, तो आप जो भी फर्टिलाइजर डाल रहे हो उसको भट्टी खाद बना करके डालो। जो भी स्प्रे कर रहे हो उसमें मिट्टी का स्प्रे शामिल करो, VM स्प्रे करो, तो आपका फर्टिलाइजर फिक्सेशन में नहीं जाएगा, वो स्वस्थ रहेगा। और साथ में बायोमास आच्छादन करो। अगर आप फ्लड इरिगेशन कर रहे हो, नाली और पाली वाली फसल है, यहां पर पानी दे रहे हो, यहां पर पौधा लगा है, तो कचरा मल्चिंग यहां पर करना है, इतनी जगह छोड़नी है। कचरा मल्चिंग यहां पर करनी है, इतनी जगह छोड़नी है। बायोमास आच्छादन करो। जो भी खाद दो भट्टी खाद बना कर दो। एक किसान पाठशाला चैनल पे 1233 नंबर का वीडियो है। हेलो, भट्टी खाद कैसे बनाना, रेसिड्यू फ्री खाद कैसे बनाना, इससे किसान खर्च ज्यादा, उत्पादन ज्यादा होगा। अभी वो उसको पूरा समझाऊंगा तो और 1 घंटा 1.5 घंटा निकल जाएगा। तो 1233 किसान पाठशाला लिखोगे गूगल पे या यूट्यूब पर तो एक वीडियो आएगा, उसमें समझ में आएगा भट्टी खाद कैसे बना के देना। जो भी फर्टिलाइजर दे रहे हो डायरेक्ट नहीं देना है, उसको पकाना है, फिर पका हुआ डालना है। और दूसरा आच्छादन करना है। अगर ये मैंने आपको बताया फ्लड इरिगेशन में, अगर आपके पास ड्रिप है, इसको बोलते हैं 70-30 खेती, 70-30 फार्मिंग। इसके लिए आपको देखना है 999 नंबर का वीडियो। हेलो, फटाफट ले रहा हूं, बहुत देर हो गई है। 999 नंबर का वीडियो देखना है। 70-30 खेती। ड्रिप अगर है 5-5 फीट पर, तो दुनिया की कोई सी भी फसल लगा रहे हो, एक नाली करना है, एक बराबर रखना है, एक नाली करना है, एक बराबर रखना है, एक नाली करना है, एक बराबर रखना है। पूरे भारत में कैसा होता है, हर एक लाइन में नाली की जाती है। ड्रिप इरिगेशन में बेड बनाया जाता है। बहुत ही बुद्धिजीवियों ने ये प्रोग्राम लगाया है। ये बलराम की तरफ से 100% गलत है, इसकी आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यकता है वो मैंने बना दिया है। इसको बोलते हैं 70-30 खेती। यहां पर बायोमास आच्छादन रखो, जहां पर बराबर है भट्टी खाद बना करके दो।
कचरा मल्चिंग भट्टी खाद बना करके दो और वीएम स्प्रे के नाम से वीडियो देखो। मिट्टी का स्प्रे, फसलें सपोर्ट करेगी, पीएच नियंत्रण रहेगा, आपके जेब में मृदा परीक्षण जांच कराने के लिए पैसे हो या नहीं हो, कुछ दिमाग मत लड़ाओ, कोई सी भी फसल है, फसलें स्वस्थ आएगी। भट्टी खाद, बायोमास अच्छादन, वीएम स्प्रे। और फसलों में सपोर्ट नहीं आ रहा हो तो एक और काम करना है, ह्यूमस चलाना है। हेलो, ह्यूमस 4055 नंबर का वीडियो देखोगे आपको ह्यूमस मिलेगा। 4054 नंबर का वीडियो देखोगे आपको ह्यूमस कैसे बनाना है वो विधि मिलेगी आपको किसान पाठशाला पे जाकर। सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन के तहत हम किसान पाठशाला को लेकर आपके जेब तक, आपके मोबाइल तक पहुंच गए हैं, स्मार्टफोन तक पहुंच गए हैं। आपको इतना ही काम करना है कि किसान पाठशाला टाइप करना है, उसमें नीचे लाल कलर का बटन है, अभी आप वीडियो देख रहे हो ना, जिन जिन ने बटन नहीं दबाया दबा दो, पैसा नहीं लगता है, लेकिन मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा। और एक रिक्वेस्ट, आपकी बहन, आपकी बिटिया जहां ब्याही गई है वहां ये वीडियो शेयर करो। आपके घर जो बहन बिटिया आई गई है उनके यहाँ वीडियो शेयर करो। आपके मामा, आपके बुआ, आपके मौसा के पास वीडियो शेयर करो। अजीज मित्र जो है उसके पास वीडियो शेयर करो। नहीं करना है या नहीं करना है? आपको अच्छा लगा तभी आप लास्ट तक टिके ना। तो आप ये नहीं चाहते हो कि आपसे जुड़े हुए आपके मित्र, आपके सगे, वो भी अपनी खेती अच्छी करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि बलराम कुछ दो बातें ठीक बोल रहा है तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने मिलने वाले और जो नहीं भी मिलने वाले हो उन किसानों तक पहुंचाओ। अपने ग्रुप में इसकी लिंक कॉपी करके फेसबुक पर, आपकी जो आईडी फेसबुक पर, उसमें टैग करो ताकि और किसान मित्रों को मेरी दो बातें पहुंचे और मेरे भारत की खेती रेसिड्यू फ्री हो, किसान खर्चा आधा, उत्पादन ज्यादा हो और मैं हर किसान तक पहुंच सकूं। थैंक यू।